विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी नेता के रूप में मूल्यांकन और उनकी देन पर चर्चा करेंगे। गोखले भारतीय राजनीति के उदारवादी धारा के प्रमुख थे और गोखले का राजनीतिक चिंतन तथा वह उदारवादी विचारधारा अनेक आलोचनाओं का विषय रही है। आलोचकों के अनुसार न तो गोखले की मूलभूत विचारधारा सही थी और न उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक का ही मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था, जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया। साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इसके अतिरिक्त गोखले और अन्य उदारवादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति प्रभावदायक नहीं थी। आज की परिस्थितियों में गोखले के विचारों और कार्यों की चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न की जाए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में यह उनके चिंतन की दृष्टि का तथा यह कार्य नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। यानी उस समय ब्रिटिश राज में जो उनकी उस परिस्थितियों को देखते हुए उनकी जो विचारधारा, उनका चिंतन था वो व्यवहारिक था। गोखले एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे। उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना और प्रत्येक परिस्थितियों में शांतिपूर्ण आचरण उनके स्वभाव का अनिवार्य अंग था। इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग ही अपनाया जा सकता था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी वे देश के लिए त्याग करने में कभी पीछे नहीं हटे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की देन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी नेता थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण का प्रबल आलोचना की। अत्यधिक सैनिक व्यय, भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही भारी विरोध प्रकट किया था। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। दूसरा है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण देन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना है। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय जनता में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जागृति उत्पन्न की। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिता का अभाव है, लेकिन उसके सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। जिन व्यक्तियों को
भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है, उनमें गोखले निश्चित रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले ने नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोध किया और उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक और प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बतलाते हुए अपने समय में जो योजना प्रस्तुत की वह भारत में आज भी पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक है। उपयोगी आर्थिक चिंतन। गोखले न केवल राजनीति वरन इतिहास और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि क्षेत्र में सुधार और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्हें आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी रुचि प्राप्त थी। अगला उनका योगदान है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी और स्थायी देन राजनीति का आध्यात्मिकरण है। साध्य ही साधनों का औचित्य है। उन्होंने सदैव ही इस दृष्टिकोण का विरोध किया और इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। C.Y. चिंतामणि के अनुसार जो गोखले को अपना गुरु मानते थे, गोखले बौद्धिक रूप में इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह से जिरह किए बिना कोई भी राय प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने और चरित्र निर्माण की बात आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति में नैतिक शुद्धता के सिद्धांत का उन्होंने न केवल प्रतिपादन किया वरन स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन के संपूर्ण अंशों में अपनाया। 1887 में इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान अपने विश्वस्त समर्थकों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूना में यूरोपियन सिपाहियों की जातियों के संबंध में मैनचेस्टर गार्जियन के संवाददाता को एक वक्तव्य दिया था। भारत लौटने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका यह वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। तब नैतिक साहस का परिचय देते हुए 4 अगस्त 1887 को द मैनचेस्टर गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में गोखले की क्षमा याचना प्रकाशित हुई। निंदा आलोचना की परवाह न करते हुए इस प्रकार के नैतिक साहस का परिचय गोखले ही दे सकते थे। भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना करना है। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति तो इस संस्था में शामिल किए गए। उन्हें देश की सेवा के लिए समर्पण भाव को अपनाने का प्रेरित किया गया। इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री, G.K. देवधर, M.N. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा, अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हो।
समाज सुधार के कार्य में उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ओर तो गोखले अपने जीवन काल में भारत और इंग्लैंड में भारी सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरी ओर अनेक अवसरों पर विविध पक्षों द्वारा उन्हें यह भी गलत समझा गया। गोखले की उदारवादी विचारधारा के कारण भारत के गर्म दलीय तो उन्हें एक दुर्बल हृदयवादी उदारवादी कहते थे, जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में जानबूझकर हथियार बनने को तैयार थे। दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार तथा प्रतिक्रियावादी तत्व उन्हें एक छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे। वास्तव में वे न तो राजद्रोही थे और न ही एक दुर्बल हृदय उदारवादी अथवा प्रतिक्रियावादी। उनके 30 वर्षों के देश सेवा के इतिहास के आधार पर ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे किसी भी रूप में एक प्रतिक्रियावादी नहीं थे। वे एक रचनात्मक नेता थे, जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, किंतु उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और वे भारत सरकार की कठिनाइयों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। गोखले एक उत्कृष्ट देशभक्ति के कारण प्रतिक्रियावादियों ने उन्हें एक छिपे हुए राजद्रोही की संज्ञा दी। वास्तव में उन पर यह आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी समस्त देशभक्ति के बावजूद वे वैधानिकता को राजनीतिक आंदोलन की लक्ष्मण रेखा मानते थे और इस बात के पक्ष में नहीं थे कि उनके देशवासियों द्वारा शासन का विरोध करने के लिए असंवैधानिक तरीकों को अपनाया जाए। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश शासन के उचित कार्यों की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते थे। तो इस प्रकार जो है गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, वे जनता की आवश्यकता, इच्छा और आकांक्षाएं सरकार को बताते थे और सरकार की कठिनाइयां जनता तक कांग्रेस के सम्मुख रखते थे। उनकी इसी मध्यस्थता के कारण वे अनेक बार जनता और सरकार दोनों में अलोकप्रिय हो जाते थे, लेकिन इस अलोकप्रियता से विचलित न होते हुए भी अपने विवेक के अनुसार उन्होंने भारत के सर्वोत्तम हित में कार्य करते रहे। तो इस प्रकार उनका जो राजनीतिक क्षेत्र में उनका जो योगदान है, उस पर हमने आज इस वीडियो में चर्चा करी। धन्यवाद।